नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक, रोमांचक उपन्यास, प्रेम कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरीज। दोस्तों, ये पूरी कहानी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और शिक्षा जागरूकता, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम किसी भी मूल लेखक, प्रकाशक या कॉपीराइट धारक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ये कहानी किसी असली लेखक कॉपीराइट होल्डर की है और आपको कोई समस्या आपत्ति है, तो कृपया हमें ईमेल या कमेंट में जरूर बताएं। हम तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और सम्मानपूर्वक सहयोग करेंगे। अध्याय 81। दोपहर में गू परिवार के घर स्वादिष्ट भोजन करने के बाद आरव गू जियाई के साथ निकल पड़ा। सिया को जब पता चला कि उसकी छुट्टी की बात मान ली गई है, तो उसके चेहरे की मुस्कान फूल की तरह खिल उठी। कमरे में उसने खुशी से आरव को कसकर गले लगाया और उसके गाल पर एक बड़ा सा चुंबन दे दिया। लेकिन जब आरव का हाथ अनजाने में उसके उभरते वक्ष की ओर बढ़ा, तो वह बिजली की तरह भाग गई। गू जियाई ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुरा रही थी। अब वह आरव और सिया के सामने अपने ठंडे मुखौटे को पूरी तरह उतार चुकी थी। नई कंपनी की जमीन का हस्तांतरण लगभग पूरा हो चुका था। निर्माण स्थल पर खड़े होकर आरव ने भविष्य की डिजाइन और टेक्नोलॉजी की अवधारणा गू जियाई को समझाई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ आरव केवल एक प्रतिभाशाली युवक नहीं, बल्कि दूरदृष्टि वाला योजनाकार है। इसके बाद आरव हुआनपो क्लब चला गया और गू जियाई निर्माण कंपनी से मिलने निकल गई। क्लब में दोपहर शांत रही। ये मेई नीचे आए, कुछ देर बातचीत की और फिर ऊपर चली गई। पिछले कुछ दिनों में 50 से अधिक नए सदस्य जुड़े थे, अधिकतर डायमंड वीआईपी। केवल सदस्यता से ही करीब 5 करोड़ की आय और कसीनो का अलग मुनाफा। हर दिन 2 से 5 लाख नहीं, बल्कि 2 से 5 मिलियन की कमाई। ये सब देखकर आरव को समझ आ गया, ये जगह केवल मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि एक विशाल नेटवर्क है। लेकिन इस आय का एक हिस्सा ऊपर भी जाता था। ये व्यवस्था कसीनो के अस्तित्व के लिए जरूरी थी। रात 8 बजे लिन जोंगलिंग आया। उसे सहायक कार्यालय में ले जाया गया। नुस्खा तैयार है? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ, तैयार है। आरव ने दराज से पहले से तैयार किया हुआ नुस्खा निकाला, लेकिन तुरंत नहीं दिया। ये मेरे गुरु का गुप्त नुस्खा है। अगर असर करे तो इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। लिखित गारंटी चाहिए। लिन जोंगलिंग ने तुरंत हामी भरी। पहले 20 मिलियन, फिर 50 मिलियन पर बात तय हुई। लिखित अनुबंध बना। उसने हस्ताक्षर किए। उसके मन में पहले ही योजना थी। दवा ले जाकर अपने फार्मासिस्ट से जांच कराएगा। लेकिन उसे क्या पता था, आरव पहले ही सभी संभावित चालों का अनुमान लगा चुका है। नुस्खे में हल्का संशोधन था, मूल तत्व छुपे हुए थे। अब खेल शुरू हो चुका था। ये शतरंज की पहली चाल थी। कुछ महीनों बाद ये चाल असर दिखाएगी। अगले कुछ दिन आरव का जीवन 4 बिंदुओं में बढ़ गया। सुबह विला नंबर 15 पर निगरानी, फिर सिया के साथ अभ्यास। सिया की प्रगति अद्भुत थी। आकाश का प्रेम अब उसके स्तर का 90% छू चुका था। विश्वस्तरीय पियानिस्ट बनने का मार्ग धीरे धीरे खुल रहा था। दोपहर माँ से मिलने अस्पताल। जोंग लियानलान और आंटी सू अब मिलकर देखभाल कर रही थीं। शाम और रात कसीनो। नए सदस्य अब कम आ रहे थे। बाजार लगभग भर चुका था। एक सुबह विशेष दिन था। परफेक्ट लाइफ गेम का पहला क्लोज बीटा तैयार था। तान वेन ने बुलाया। 1 घंटे बाद बेंटले क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर रुकी। केवल 10 दिन में कंपनी की सूरत बदल चुकी थी। साफ सुथरा ऑफिस, नई तकनीकी टीम, लगभग 3000 खिलाड़ी क्लोज बीटा में शामिल। आरव ने आधे घंटे गेम खेला। 10 से अधिक गंभीर बग तुरंत पकड़ लिए। तान वेन गंभीरता से नोट करता रहा। अब उसे समझ आ गया था, उसने सही व्यक्ति पर दांव लगाया है। खेल केवल गेम का नहीं था, व्यापार, शक्ति, संबंध, सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। आरव का साम्राज्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 82। क्लोज बीटा टेस्ट होने के कारण आरव की अपेक्षाएं बहुत ऊंची नहीं थीं, फिर भी परिणाम देखकर वह संतुष्ट था। बीटा खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक थी। हालांकि यह केवल परफेक्ट लाइफ का प्रारंभिक संस्करण था। पूरा विकास पूरा होने में
अभी 1 महीने से अधिक समय लगेगा। कुछ आवश्यक सुझाव देकर आरव वापस लौट आया। वह नहीं चाहता था कि तानवेन और बाकी टीम उसकी उपस्थिति से दबाव महसूस करें। जब वह एफ सिटी पहुंचा तो लगभग 11 बज चुके थे। वह सीधे गुजियाई के विला गया। आज गुजियाई बाहर नहीं गई थी। उसने सिया के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था और स्वाभाविक रूप से आरव के लिए भी। उसका खाना रेस्टोरेंट जैसा नहीं, लेकिन बेहद स्वादिष्ट और घर जैसा था। डाइनिंग टेबल पर गुजियाई ने गंभीर स्वर में कहा, सिया, कल तुम फूजो जा रही हो। आरव की बात मानना, समझी? जी दीदी। सिया ने तुरंत सिर हिलाया। कल जिथ जीनियस प्रतियोगिता थी। 3 दिन का कार्यक्रम। गुजियाई कंपनी के कारण नहीं जा सकती थी, इसलिए सिया को भेजने की जिम्मेदारी आरव पर थी। आरव, तुम कुछ दिन कंपनी नहीं जाओगे? सब ठीक रहेगा। हाँ चेयरमैन, ये से बात हो गई है। उधर ज्यादा काम नहीं है। गुजियाई ने संतोष से सिर हिलाया। फिर बोली, खाना खाकर मेरे कमरे में आना, कंपनी की बात करनी है। सिया को ये सामान्य लगा, लेकिन आरव समझ गया बात केवल कंपनी की नहीं है। खाना समाप्त हुआ। सिया अभ्यास के लिए चली गई। आरव और गुजियाई ऊपर उसके कमरे की ओर बढ़े। आज वह साधारण घर के कपड़ों में थी, निटेड टॉप और हल्की कॉटन पैंट। सीढ़ियां चढ़ते समय उसकी देह की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थीं। उसे पीछे की निगाह का एहसास हुआ। वह मुड़ी, हल्का सा घूरा, लेकिन चेहरा लाल था। आरव मुस्कुराया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। आरव, एक बात कहनी थी। उसका स्वर गंभीर था। हाँ कहिए। वह पास आए, धीरे से बोली, सिया अभी छोटी है। 3 दिन तुम दोनों साथ रहोगे, उसे परेशान मत करना, ठीक है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर झुककर उसके कान के पास धीमे स्वर में बोला, चिंता मत कीजिए, मैं इंतजार कर सकता हूँ जब तक वह बड़ी न हो जाए। बस। उसकी सांसें गुजियाई के कानों से टकराईं। उसका चेहरा लाल हो गया। बस क्या? आरव की उंगलियां उसकी कमर तक पहुंच चुकी थीं। नहीं, यहाँ नहीं। वह एकदम संभली। सिया को पता चल जाएगा। आरव तुरंत अलग हो गया। उसकी आंखें फिर सामान्य थीं। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि गुजियाई ने धीमे स्वर में कहा, आज रात मैं तुम्हें कॉल करूंगी। दरवाज़ा तुरंत बंद हो गया। आरव हल्की मुस्कान के साथ नीचे चला गया। सिया अभ्यास कर रही थी। उसकी मधुर धुन आरव के भीतर उठती लहरों को शांत कर रही थी, लेकिन उसे एक क्षण के लिए अपराध बोध भी हुआ, और साथ ही एक विचित्र उत्तेजना भी। दोपहर बाद गुजियाई अपने काम के लिए निकली। लग रहा था जैसे वह जल्दी जल्दी निकल रही हो। आरव उसे जाते हुए देख हल्का सा मुस्कुराया। ठंडी और कठोर दिखने वाली गुजियाई असल में काफी प्यारी थी। शायद ये रूप सिर्फ वही देख सकता था। शाम तक आरव अस्पताल गया, फिर क्लब पहुंचा। आज समय धीरे धीरे चल रहा था। वह बार बार घड़ी देखता रहा। 5 बजे फोन बजा। गुजियाई का कॉल। उसने एक स्थान बताया और तुरंत कॉल काट दिया, लेकिन आरव उससे भी तेज था। फोन करते ही वह लिफ्ट की ओर बढ़ चुका था। रात कुछ नया लेकर आने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 83। गुजियाई ने जो स्थान बताया था वह था मेजियाहाओ वेस्टर्न रेस्टोरेंट। यह एक असली अमेरिकी शैली का रेस्टोरेंट था। व्यवसाय बहुत अधिक नहीं, लेकिन स्वाद और प्रतिष्ठा दोनों उत्कृष्ट। जब बेंटले रेस्टोरेंट के बाहर रुकी, गुजियाई पहले से अपनी ऑडी के पास खड़ी थी। आज वह स्पष्ट रूप से सज कर आई थी। उसके सामान्यतः बंधे रहने वाले लंबे बाल आज खुले थे, लहरों की तरह कंधों पर गिरते हुए। उसकी ठंडी और गरिमामयी आभा कुछ नर्म हो गई थी। हल्का मेकअप, बैंगनी वन शोल्डर टॉप, सफ़ेद छोटी स्कर्ट, क्रिस्टल जड़े हाई हील्स। आज की गुजियाई अद्भुत सुंदर लग रही थी। आरव की आंखों में स्पष्ट आश्चर्य झलक उठा। वह मुस्कुराए, हल्का सा शर्माए और उसकी ओर चली आई। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा। आज पहले डेट करेंगे, मुझे डेट का एहसास चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। दोनों साथ अंदर चले गए। आज भीड़ अधिक थी। प्राइवेट रूम बुक थे। उन्हें हॉल में बैठना पड़ा। आरव ने उसके लिए फिलेट मिग्नन ऑर्डर किया, अपने लिए रिबाई स्टेक और 2 कैप्पुचिनो। गुजियाई उसे देखती रही। उसकी आंखों में मिठास थी। वह आज सिर्फ एक प्रेम में डूबी स्त्री बनना चाहती थी। खाना आया। आरव सहज था, लेकिन गुजियाई का व्यवहार थोड़ा अलग था। वह बार बार उसके लिए स्टेक काटकर खिलाती। अधिकतर समय
उसे देखती रहती। धीरे धीरे उसका ध्यान आरव के चाकू कांटे पकड़ने के अंदाज पर गया। तुम्हारा तरीका अलग है, लेकिन बहुत शाही लगता है। कौन सी शैली है ये? आरव हल्का मुस्कुराया। अगर कहूँ मध्यकालीन यूरोपीय कुलीनों की शैली है तो मानोगी? मानूंगी, उसने बिना झिझक कहा। सीखना चाहोगी? कैसे सिखाओगे? आरव ने इधर उधर देखा। वे कोने में बैठे थे। फिर मजाक में बोला, यहाँ बैठो, मेरी गोद में, तभी सिखा सकता हूँ। वह हंसने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ठीक है, गू जियाई ने संकोच भरी मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। वह उठी, धीरे से उसकी गोद में बैठ गई। उसका चेहरा लाल था। आरव क्षण भर स्तब्ध रह गया। सिखाओगे? नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। आरव ने खुद को संयत किया। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। चाकू का कोण मांस की बनावट बदल सकता है, खासकर कम गुणवत्ता वाले स्टेक में ये फर्क महसूस होता है। वह उसके हाथों को नियंत्रित करते हुए एक छोटा टुकड़ा काटता है। टुकड़ा उसके होंठों की ओर बढ़ाता है। गू जियाई की आंखें क्षण भर के लिए धुंधली हो गईं। फिर वह हल्के से मुस्कुराए। उसने धीरे से मुंह खोला और वह टुकड़ा स्वीकार किया। उस क्षण रेस्टोरेंट की हलचल, भीड़, सारी दुनिया मानो गायब हो गई। बस दो लोग थे, एक सीख रहा था, दूसरा सिखा रहा था, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे के पास और थोड़ा खिसक रहे थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 84, रिबाई स्टेक गाय की पसलियों वाले हिस्से से लिया जाता है। ये फिलेट जितना मुलायम नहीं होता, लेकिन इसका स्वाद अधिक गहरा और चबाने में लचीला होता है। मांस के रेशों के बीच मौजूद वसा और लचीले टिश्यू इसे खास बनाते हैं, एक सच्चे खाने के शौकीन के लिए। रिबाई स्टेक ईश्वर का उपहार है। गू जियाई को भी फिलेट के अलावा रिबाई बहुत पसंद था। जब उसने वह टुकड़ा मुंह में रखा, उसे लगा आज स्वाद और भी बेहतर है। शायद इसलिए क्योंकि आरव ने उसे काटकर खिलाया था। आरव समझाते हुए बोला, साधारण तरीके से काटने पर मांस की बनावट बिगड़ जाती है, लेकिन अगर नसों और वसा की दिशा के अनुसार काटा जाए तो लोच और स्वाद दोनों सुरक्षित रहते हैं। वह उसके हाथों को थामे धीरे धीरे चाकू चलाना सिखाने लगा। गू जियाई ध्यान से देख रही थी। वह महसूस कर सकती थी, ये तरीका सचमुच अलग है। उसने एक और टुकड़ा खाया। स्वाद पहले से बेहतर था। सच में? मुझे सिखाओ। आरव मुस्कुराया। वह पूरी गंभीरता से हर बारीकी समझाने लगा। उसके लिए यह पल सुकून भरा था, लेकिन उसी समय कुछ मेज दूर बैठे 4 युवा लड़के उन्हें घूर रहे थे। उनकी नज़रें अश्लील थीं। लड़की तो कमाल है, कितनी लंबी टांगें, गलत आदमी के साथ आ गई है। उनकी आवाज़ इतनी धीमी नहीं थी कि सुनी न जा सके। गू जियाई का चेहरा क्षण भर को ठंडा हो गया, लेकिन फिर वह हल्के से मुस्कुराए। वह झुककर आरव के कान में फुसफुसाए, आज मेरे लिए थोड़ा हावी हो जाओ, मुझे ये लोग पसंद नहीं। आरव की आंखें ठंडी हो गईं। ठीक है। वह खड़ा हुआ और उनकी ओर बढ़ गया। चारों हंस पड़े। क्या हुआ? अपनी लड़की को बचाने आया है, एक ने व्यंग्य किया। दूसरे ने और भी अशोभनीय बात कही। बात पूरी भी नहीं हुई थी। आरव बिजली की तरह उसके सामने पहुंच चुका था। एक तेज मुख का युवक जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 3 उठे और एक साथ टूट पड़े, लेकिन उनके सामने साधारण युवक नहीं था। आरव ने एक का मुक्का पकड़ा, शरीर घुमाकर दोनों को एक साथ लात मारी। तीनों जमीन पर। जिसका हाथ पकड़ा था वह दर्द से चीख उठा। कंधा खिसक चुका था। आरव ने उसे घसीटते हुए गू जियाई के सामने लाकर कहा, माफी मांगो। पहले उसने मना किया। आरव ने पकड़ और कस दी। सॉरी, सॉरी। वह टूट गया। दफा हो जाओ। एक लात के साथ वह दूर जा गिरा। रेस्टोरेंट में सन्नाटा था। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। गू जियाई ने धीमे कहा, चलते हैं। आरव ने 300 युआन मेज पर फेंके और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। भीड़ खुद रास्ता देती गई। बाहर आकर वे पैदल कुछ दूर चले। सीधे गाड़ी लेकर निकलना ठीक नहीं था। पहले से सूचना पाकर लियू फुशिंग बेंटले लेकर तय स्थान पर पहुंच चुका था। आरव ने गू जियाई की ऑडी की चाबी उसे दी। कार क्लब में ले जाओ। खुद गू जियाई के साथ बेंटले में बैठ गया। गू जियाई पूरे समय उसे देखती रही। उसकी आंखों में गर्व था। आज वह सचमुच एक फूलदान थी, लेकिन वह फूलदान सुरक्षित था क्योंकि उसके पास एक ऐसा आदमी था जो उसके लिए खड़ा हो सकता था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें।
और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 85। मेजियाहाओ वेस्टर्न रेस्टोरेंट से निकलते समय अभी सिर्फ शाम के 6 बजे थे। गू जियाई के सुझाव पर आरव की कार जिएदियन बार के सामने जाकर रुकी। ये बार गू जियाई की कॉलेज सहेली ली रान और उसके पति ने खोला था। आकार में बड़ा नहीं, लेकिन संगीत थीम वाला बार था। अक्सर यहाँ छोटे मोटे गायक लाइव परफॉर्म करते थे। एफ सिटी में इसकी अच्छी पहचान थी। जब वे दोनों अंदर पहुंचे तो अभी 7 भी नहीं बजे थे, फिर भी बार लगभग भर चुका था। आज किसी लोकप्रिय प्रांतीय स्टार का कार्यक्रम था, इसलिए महिलाओं की भीड़ अधिक थी। अंदर जाते ही 30 वर्ष के आसपास की एक महिला मुस्कुराते हुए उनके पास आई। वह लंबी और आकर्षक थी, लेकिन गू जियाई के सामने फिर भी फीकी लगती थी। वह थी ली रान। जियाई, आज कैसे आना हुआ? उसने उत्साह से पूछा। फिर उसकी नज़र आरव पर गई। गू जियाई का हाथ आरव के हाथ में था और उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। ली रान सचमुच हैरान रह गई। 4 साल साथ पढ़ने के दौरान उसने गू जियाई को इतनी कोमल मुस्कान के साथ कभी नहीं देखा था। ये हैं मेरे बॉयफ्रेंड आरव, गू जियाई ने शांत स्वर में परिचय कराया। ओह, अच्छा चुनाव है, ली रान ने हंसते हुए हाथ मिलाया। वे अंदर बैठे ही थे कि ली रान ने कहा, आजा फैंग और ली जियाओ भी आए हैं, चलो साथ बैठते हैं। गू जियाई का चेहरा हल्का सा बदल गया। धीमे स्वर में उसने आरव से कहा, तांग फैंग पहले मुझे प्रपोज करता था, मैंने मना कर दिया था। आरव मुस्कुराया, तुम नहीं जाना चाहती तो चल देते हैं। लेकिन ली रान ने हाथ पकड़ लिया। सब पुराने दोस्त हैं, अब सबकी शादी हो चुकी है। आखिरकार वे उस टेबल की ओर बढ़े। टेबल पर 2 पुरुष और एक महिला बैठे थे। बार का मालिक ताओ जैन, उसकी पत्नी ली जियाओ और तांग फैंग सूट में आत्मविश्वासी, स्पष्ट रूप से अच्छे परिवार से था। जैसे ही उसने गू जियाई को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तुरंत सामान्य हो गया। पर ली जियाओ की नज़र स्पष्ट रूप से ठंडी थी। कुछ औपचारिक बातें हुईं। ताओ जैन काम में व्यस्त होकर चला गया। तांग फैंग ने कहा, अंकल गू के निधन पर मैं टोक्यो में था, आ नहीं सका, माफ़ी चाहता हूँ। गू जियाई ने बस कहा, धन्यवाद। तभी ली जियाओ ने धीमे लेकिन सुनाई देने लायक स्वर में कहा, घर तो पहले ही डूब चुका है, अब भी रईसी दिखा रही है। माहौल ठंडा हो गया। आरव की आंखें क्षण भर को बर्फ जैसी हो गईं, लेकिन उससे पहले तांग फैंग भड़क उठा। ली जियाओ, क्या कहा तुमने? वह नाराज होकर उठी और बार से बाहर चली गई। तांग फैंग ने क्षमा मांगी। जियाई, मुझे खेद है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। लेकिन जाने से पहले उसने अपना कार्ड आरव को दिया। आरव ने भी हुआंगपो क्लब का अपना कार्ड दिया। तांग फैंग के कार्ड पर 4 शब्द थे, टेयांग इलेक्ट्रिक। आरव की नज़र गहरी हो गई। ये नाम वह पहचानता था। उसे आभास हुआ यह मुलाकात यहीं समाप्त नहीं होगी। तांग फैंग के जाने के बाद माहौल हल्का हुआ। गू जियाई फिर से कोमल और चंचल हो गई। ली रान भी सहज हो गई। कुछ देर बाद बार में अचानक तेज शोर उठा। लाइटें मंद हुईं, मंच पर रोशनी जली। झाओ होंगई आने वाले हैं। ली रान उत्साहित हो उठी। आज की रात अभी लंबी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 86। ये झाओ होंगई कौन है? गू जियाई आमतौर पर मनोरंजन कार्यक्रम नहीं देखती थी। कुछ बड़े सितारों को जानती थी, लेकिन ऐसे प्रांतीय गायकों के बारे में नहीं। ली रान ने आश्चर्य से कहा, तुम झाओ होंगई को नहीं जानती? फिर उत्साह से समझाने लगी, वो हमारे प्रांत के गिने चुने टैलेंटेड सिंगर्स में से है। हैंडसम है, गिटार बहुत अच्छा बजाता है, पी भी खूब सकता है और उसके गाने भी खुद के लिखे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से आज उसे बुलाया है। अगर आगे चलकर वो स्टार बन गया तो मेरा ये छोटा बार भी मशहूर हो जाएगा। गू जियाई ने बस हल्का सा ओह कहा, लेकिन टैलेंटेड शब्द सुनते ही उसकी नज़र अनायास आरव पर चली गई। उसके मन में आया, असली प्रतिभा तो ये है। उसी समय मंच पर रोशनी पड़ी। सफ़ेद शर्ट, फटी जीन्स, लंबे बाल और आग के डिज़ाइन वाला गिटार। झाओ होंगई मंच पर आ चुका था। दिखने में वाकई आकर्षक, अगर सिर्फ चेहरे की बात हो तो आरव से कम नहीं। गिटार बजाते हुए उसने गाना शुरू किया। आवाज़ स्थिर, थोड़ी मैग्नेटिक। भीड़ झूमने लगी। ली रान उत्साहित थी। अगर गू जियाई और आरव साथ न होते तो वह शायद आगे जाकर खड़ी हो जाती। कुछ देर बाद ली रान भीड़ में चली गई। अब आरव और गू जियाई अकेले थे।
गू जियाई हल्के से आरव के कंधे पर झुकी। चीयर्स। आरव ने रेड वाइन का गिलास उठाया। दोनों ने धीरे से टकराया। मंच पर संगीत था, टेबल पर शांति। 3 गानों के बाद झाओ हुनगई मंच से उतर गया। भीड़ अब भी उसका नाम चिल्ला रही थी। गू जियाई ने धीरे से कहा, बहुत शोर है, चलें। वे खड़े ही हुए थे। कि ली रान और ताओ जेन झाओ हुनगई को साथ लेकर आ गए। पीछे उसकी महिला प्रशंसकों की भीड़। जियाई, देखो किसे लाई हूं। ली रान उत्साह से बोली, ये है झाओ हुनगई। झाओ हुनगई की नज़र गू जियाई पर टिक गई। वह एक पल के लिए ठहर गया, फिर हाथ बढ़ाया। मिस गो, आपसे मिलकर खुशी हुई। गू जियाई का चेहरा फिर से अपने ठंडे रूप में लौट आया। हेलो, उसने हाथ नहीं मिलाया। झाओ हुनगई का चेहरा क्षण भर के लिए बदल गया। माहौल असहज। आरव ने स्थिति संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। मिस्टर झाओ, आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है। लेकिन झाओ हुनगई ने उसका हाथ झटक दिया। तुम कौन हो? अहंकार साफ था। आरव चुप रहा। तभी गू जियाई की आवाज़ गूंजी, तो आप कौन हैं? उसकी आवाज़ में स्पष्ट ठंडापन था। झाओ हुनगई भड़क उठा, मैं देखना चाहता हूँ आज मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन है। गू जियाई ने बिना हिचके आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। आरव, मेरे लिए एक गाना बजाओगे? आरव मुस्कुराया। उसने उसके हाथ की पीठ पर हल्का सा चुंबन दिया, खुशी से, और वह उसे लेकर मंच की ओर बढ़ गया। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। ली रान और ताओ जेन चुप रहे, यहाँ तक कि झाओ हुनगई के कुछ प्रशंसक भी अब शांत थे। झाओ हुनगई ने उपहास से देखा। उसे विश्वास नहीं था कि यह युवक उससे बेहतर कर सकता है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि उसका अहंकार उसे भीड़ से अलग कर चुका है। और अब मंच पर सचमुच प्रतिभा उतरने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 87। डू चेंग मंच के बीचों बीच रखे काले पियानो के सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां कीज पर टिक गईं। उसकी सधी हुई मुद्रा और गंभीर चेहरा देखकर नीचे की भीड़ का शोर धीरे धीरे थमने लगा। गू जियाई उसके सामने बैठी थी। आज वह सचमुच एक प्रेम में डूबी हुई लड़की बन चुकी थी। उसकी आंखों में केवल डू चेंग था, दिल में बस एक ही भावना, असीम सुख। डू चेंग की उंगलियां बहते पानी की तरह कीज पर फिसलीं। फिर एक पल का ठहराव, और फिर संगीत की मधुर धारा पूरे हॉल में फैल गई। ये गीत मैं अपनी खूबसूरत मिस जियाई को समर्पित करता हूँ। उसकी गहरी मैग्नेटिक आवाज़ भीड़ को पूरी तरह खामोश कर गई। गू जियाई की धड़कन तेज हो गई। उसे पहली बार साफ साफ एहसास हुआ, वह सच में उससे प्यार करने लगी है। पियानो की धुन शुरू हुई, कोमल, भावनात्मक, पहचानने लायक। और फिर डू चेंग ने गाना शुरू किया। उसने लव ही वेटिंग गाना चुना, एक अंग्रेजी गीत जिसे लोग गुनगुनाते तो थे, पर सही भाव से बहुत कम गा पाते थे। उसकी आवाज़ गहराई से उठी, ओशन अपार्ट डे आफ्टर डे, एंड आई स्लोली गो इनसेन। उसकी आवाज़ में दर्द भी था, जोश भी था, ऊंचे सुरों में विस्फोटक शक्ति भी। पियानो की धुन और उसकी आवाज़ एक साथ मिलकर पूरे बार को अपने प्रभाव में ले चुकी थी। गू जियाई की आंखें नम हो गईं। वह उसे देख रही थी जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। गीत समाप्त हुआ। 1 सेकंड की खामोशी, फिर तालियों का जबरदस्त विस्फोट, पहले से भी ज्यादा तेज, पहले से भी ज्यादा लंबा। झाओ हुनगई का चेहरा बदल चुका था। वह समझ गया, आज वह हार गया है। बिना कुछ कहे वह गिटार उठाकर चुपचाप निकल गया। भीड़ चिल्ला रही थी, किस करो, किस करो, किस करो। डू चेंग ने गू जियाई की ओर देखा। गू जियाई की आंखों में चमक थी, और अगली ही क्षण उसने उसे सबके सामने चूम लिया। तालियां और भी तेज हो गईं। पसंद आया? डू चेंग ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, गू जियाई ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाए। डू चेंग की आंखों में आग सी चमक उठी। उसने बिना देर किए उसे लेकर बार से बाहर निकल गया। बेंटली कार तेजी से आगे बढ़ी और पास के एक 5 सितारा होटल के सामने रुक गई। डू चेंग ने रिसेप्शन पर कार्ड फेंका। सबसे अच्छा स्वीट चाहिए सर, प्रेसिडेंशियल स्वीट 36,666 रुपये का है। स्वाइप कर दीजिए। लिफ्ट का इंतज़ार लंबा लग रहा था। डू चेंग अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने अचानक गू जियाई को बाहों में उठा लिया और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। तुम सच में मुझे 16वीं मंजिल तक ले जाओगे? गू जियाई हंसी रोक नहीं पा रही थी। हाँ, वह सच में बिना रुके तेजी से ऊपर चढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गए। कमरा खुला,
दरवाज़ा बंद होते ही गू जियाई ने खुद आगे बढ़कर उसे चूम लिया। इस बार संकोच कम था, जज्बात ज्यादा। डू चेंग ने उसे बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद गू जियाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहाना नहीं है। डू चेंग ने उसके कान में फुसफुसाया। साथ में वह उसे गोद में उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट का बाथरूम किसी छोटे स्विमिंग पूल जैसा था। संगमरमर का फर्श, शानदार सजावट, बड़ा बाथटब। गू जियाई उसके सीने में चेहरा छिपाए थी। उसके कान लाल हो चुके थे। दरवाज़ा बंद हुआ और उस रात दो दिलों के बीच की दूरी पूरी तरह मिटने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 88। गू जियाई ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव की नज़र उसके सामने धीरे धीरे उभरती उस परिपूर्ण देह पर टिक गई। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि उसने उसे इस तरह देखा हो, लेकिन आज का एहसास बिल्कुल अलग था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। गू जियाई का शरीर भी हल्का कांप रहा था। वह इतनी शर्मिंदा थी कि आरव की ओर देख भी नहीं पा रही थी। वह उसके सीने से लिपट गई, जैसे खुद को छुपा लेना चाहती हो। आरव ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया, पर वह जानता था उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वह उसे धीरे से उठाकर स्विमिंग पूल में उतर गया। क्या मैं तुम्हें नहलाऊं? उसने उसके कान के पास धीमे से कहा। गू जियाई कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल पाए। आरव ने बात झेल लिया, धीरे धीरे उसके कंधों पर लगाया। गू जियाई का शरीर से हर उठा। वह पूरी तरह उसके भरोसे थी। संपादित कुछ अनुचित दृश्यों को हटाया गया। धीरे धीरे शुरुआती झिझक और हल्का दर्द एक अलग ही अनुभूति में बदल गया। गू जियाई को लगा जैसे वह बादलों में तैर रही हो। रात बहुत शांत थी। बेंटली कार धीरे धीरे गू जियाई के विला की ओर बढ़ रही थी। गू जियाई सह चालक सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोमल चमक थी। आज से वह सच में एक स्त्री बन चुकी थी। उसकी आंखों में संतोष था और एक गहरी शांति। आरव गाड़ी चला रहा था। उसके मन में भी संतुष्टि थी। आज वह भी पूरी तरह एक पुरुष बन चुका था। दोनों के बीच एक अनकहा बंधन और गहरा हो गया था। विला के बाहर पहुंचकर आरव ने हमेशा की तरह गाड़ी अंधेरे में रोकी। घर की लाइट अब भी जली हुई थी। स्पष्ट था सिया अभी जाग रही थी। गू जियाई धीरे धीरे कार से उतरी। चलना थोड़ा कठिन था। आरव ने चिंतित होकर कहा, ध्यान से जाना, तुम भी घर जाओ, कल हमें लेने आना। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव ने सिर हिलाया। वह उसे देखता रहा जब तक वह दरवाजे के भीतर गायब नहीं हो गई। अगली सुबह आरव फिर बेंटली लेकर पहुंचा। लियू फुशिंग ऑडी लेकर आ चुका था। विला के अंदर सिया अपना सामान तैयार कर चुकी थी। सिर्फ एक छोटा बैग और एक छोटा बैकपैक, 3 दिन के लिए, बस इतना ही। गू जियाई उसे बार बार समझा रही थी, बाहर ध्यान रखना, आरव की बात मानना। उस समय वह सच में माँ जैसी लग रही थी। सिया ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। आरव अंदर आया। गू जियाई की नज़र उससे मिली। उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो सिर्फ दोनों समझ सकते थे। तैयार हो? आरव ने सिया से पूछा। हाँ, उसके चेहरे पर उत्साह था। तभी आरव का फोन बजा। लियू फुशिंग बाहर इंतजार कर रहा था। विदा लेकर आरव और सिया बेंटली में बैठ गए। गू जियाई दरवाजे पर खड़ी रही। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी, क्योंकि जाते जाते आरव ने उसके कान में कुछ कहा था और वह बात अब भी उसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 89। बेंटली हाईवे पर तेजी से फुजोह की ओर बढ़ रही थी। पीछे की सीट पर सिया उत्साह से भरी बैठी थी। वह आरव से लगातार बातें कर रही थी, कभी स्कूल की यादें, कभी प्रतियोगिता की कल्पनाएं। उसकी चमकती आंखें देखकर आरव को लगा समय कितनी जल्दी बीत रहा है। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी फुजोह शहर में प्रवेश कर चुकी थी। आज प्रारंभिक चयन था, सुबह और दोपहर 2 चरणों में। सभी प्रतिभागियों को पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना था, लेकिन आरव को कोई जल्दी नहीं थी। उसने लियू फुशिंग से कहा, हमें पहले हिल्टन होटल छोड़ दो। इस बार प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं, एक उच्च श्रेणी का लग्जरी स्वीट लिया गया। करीब 150 वर्ग मीटर, 2 कमरे, एक लिविंग रूम और लिविंग रूम में एक काला पियानो। यही कारण था कि आरव ने ये स्वीट चुना। कमरे में प्रवेश करते ही सिया ने अपना कमरा चुन लिया, फिर तुरंत पियानो पर बैठ गई और वही धुन बजाने लगी जो वह प्रतियोगिता में बजाने वाली थी।
आरव, कैसी लगी? सुधार हुआ है ना? उसकी आंखों में उम्मीद थी। आरव हल्का मुस्कुराया। हाँ, सिर्फ इस धुन से ही तुम इस बार जीथर स्पिरिट की चैंपियन बन सकती हो। सच? उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ, आरव को पूरा विश्वास था। उसके पास अभी भी कुछ गुप्त हथियार थे। सिया ने उत्साह से कहा, काश तुम भी मंच पर होते। अगर तुम हिस्सा लेते, कोई मुकाबला ही नहीं कर पाता। आरव हंस पड़ा। चलो, पहले चयन देख आते हैं। दोनों टोपी पहनकर बाहर निकले। संगीत क्लब के बाहर भीड़ का सैलाब था। अधिकांश लोग दर्शक थे, वास्तविक प्रतिभागी इतने नहीं थे। कुल मिलाकर लगभग 500 प्रतिभागी। लाइन लंबी थी। आरव ने कुछ अजीब लोग देखे। एक हिप हॉप कपड़ों में युवक, जो शायद डांसर था, एक व्यक्ति हाथ में वायलिन लिए खड़ा, और एक 80 साल के दादाजी, जिन्हें देखकर लगता था जैसे वे घूमने आए हों। सिया हंसी रोक नहीं पा रही थी। भीड़ ज्यादा होने के कारण दोनों वापस लौट आए। सिया ने कहा, चलो शॉपिंग करते हैं। मैं हाई स्कूल के बाद फुजोऊ नहीं आई। आरव ने समय देखा। ठीक है। दोनों जोंगटिंग स्ट्रीट की ओर चल पड़े। सिया का चंचल स्वभाव आज पूरी तरह खुल गया था। वह दुकान दुकान घूम रही थी, बिना कुछ खरीदे। आरव को उसका यह मासूम उत्साह बहुत अच्छा लग रहा था। दोपहर में वे फिर संगीत क्लब पहुंचे। भीड़ कम थी। सिया ने तचाइकोवस्की का वॉल्स बजाया, सिर्फ अपने वर्तमान स्तर पर, और आसानी से पहला चरण पार कर लिया। उसने बताया, कई लोग तो कीबोर्ड पहचान तक नहीं पा रहे थे। कुछ तो कैमरे में दिखने के लिए आए थे। सुबह वाला वही बुजुर्ग दोपहर में भी लाइन में थे और जजों से पूछ रहे थे, यहाँ कोई ऑफर चल रहा है क्या? हॉल में हंसी छूट गई थी। पहले चरण में सिर्फ 80 लोग पास हुए। शाम को होटल लौटकर सिया फिर अभ्यास में जुट गई। रात को अभ्यास के बाद वह आरव की ओर देखने से भी हिचकिचा रही थी। कुछ कहे बिना अपने कमरे में भाग गई। आरव समझ गया, शायद जियाई ने उसे कुछ समझाया है। अगले दिन दूसरा चरण और कठिन था, लेकिन सिया ने आराम से पार कर लिया। तीसरे दिन फाइनल था। 24 प्रतिभागियों में से 6 को बीजिंग मुख्यालय जाना था, और बिना किसी आश्चर्य के सिया ने फुजोऊ क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया। जजों ने उसकी खुलकर प्रशंसा की। हालांकि उसने आरव की सिखाई विशेष धुनें अभी तक उपयोग नहीं की थीं। शाम 4 बजे प्रतियोगिता समाप्त हुई। लियू फुशिंग पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। दोनों ने होटल से सामान लिया और फुजोऊ को अलविदा कहा। बेंटली फिर से एफ सिटी की ओर बढ़ चली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 90। जब आरव और सिया एफ सिटी लौटे, तब शाम के करीब 6 बज चुके थे। प्रारंभिक चयन समाप्त हो चुका था। सिया के पास अब लगभग 1 महीना था तैयारी के लिए। उसके बाद उसे बीजिंग जाकर वास्तविक फाइनल में भाग लेना था। विला पहुंचते ही काली ने शानदार भोजन तैयार कर रखा था। रात का खाना शांतिपूर्वक हुआ। खाने के बाद सिया सीधे अपने कमरे में नहाने चली गई। काली रसोई में बर्तन साफ करने लगी। आरव कई दिनों से सोच रहा था, आखिर काली ने सिया से क्या कहा था कि रात होते ही सिया उसे ऐसे देखती थी जैसे वह कोई खतरनाक व्यक्ति हो। आज उसने तय कर लिया, उसे जवाब चाहिए। वह चुपचाप रसोई में गया। काली ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले थे। ऊपर हल्की फ्लीस टी शर्ट, नीचे काली मिडी स्कर्ट। उसकी देह की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। अचानक उसने महसूस किया, कोई पीछे आकर उसे पकड़ चुका है। तुमने सिया से क्या कहा? आरव ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़ कांप गई। आरव उसके कान के पास झुका। सच बताओ। काली का शरीर ढीला पड़ गया। मैंने बस उससे कहा कि रात में पुरुष खतरनाक हो जाते हैं और बहुत लालची भी। आरव स्तब्ध रह गया और उसने मान लिया। काली मुस्कुराई, वह मुझ पर भरोसा करती है। तभी उसने घबराकर कहा, छोड़ो, सिया नीचे आ सकती है। आरव ने उसे छोड़ा, फिर धीमे से पूछा, आज रात बाहर चलोगी? नहीं। काली को उस रात की याद आ गई। वह तुरंत भाग गई। विला से निकलकर आरव सीधे अस्पताल गया। कुछ दिन से वह मां से मिलने नहीं आया था। रात शांत थी। नर्स सविता और जोंग लियनलान ड्यूटी पर नहीं थीं। आरव वहीं बैठकर मां के पास ज्ञान क्षेत्र का अध्ययन करता रहा। रात 12 बजे वह लौटा। अगली सुबह 2 घंटे तक शरीर साधना तकनीक और छद्म गुरुत्व प्रशिक्षण। अब उसका शरीर दिन प्रतिदिन और मजबूत हो रहा था। 3 गुना गुरुत्व अब उतना कठिन नहीं लग रहा था। शायद 1-2 महीने में वह 4 गुना गुरुत्व आजमा सके।
आज ड्राइविंग स्कूल का सिद्धांत टेस्ट भी था। आरव के लिए यह औपचारिकता मात्र थी। दिमाग के 10% से अधिक विकास के साथ ड्राइविंग सीखना कठिन नहीं था। दोपहर में वह पश्चिमी उपनगर के विला नंबर 15 गया। सजावट तेजी से चल रही थी। करीब 20 दिन में घर तैयार हो जाएगा। दोपहर का खाना काली ने बुलाकर खिलाया। रसोई में आरव ने उसे फिर छेड़ा, लेकिन सिया घर पर थी, इसलिए वह सीमित रहा। शाम को आरव क्लब पहुंचा। कुछ नए सदस्य जुड़े थे, लेकिन एक नाम देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। दू चिंगवू, उसका दूसरा बड़ा भाई। रात 8 बजे लिफ्ट से एक लंबा मजबूत शरीर बाहर आया। दू चिंगवू लगभग 1 मीटर से अधिक लंबा, मजबूत काया, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। उसके पीछे एक दुबला मध्यवयस्क पुरुष, आंखें आधी बंद, जैसे किसी को महत्व ही न देता हो। चौथे भाई, मुझे देखकर खुश नहीं हो? आरव ने सीधा उत्तर दिया। नहीं। दू चिंगवू की आंखों में आश्चर्य चमका। सुना है हाल में अच्छा कर रहे हो। युवराज भी तुमसे हार गया। आरव ठंडा मुस्कुराया। मेरी छोटी चालें आपके परिवार की नज़र में क्या मायने रखती हैं? दू चिंगवू का चेहरा सख्त हो गया। किसी ने कहा है, अपनी हैसियत मत भूलना, वरना कोई नहीं बचाएगा। आरव की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर आपका परिवार मुझे कुचलना चाहे, तो मैं एक चींटी से ज़्यादा नहीं। धमकी देने की ज़रूरत नहीं। दू चिंगवू ने ताली बजाई। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर पीछे खड़े व्यक्ति से बोला, जोंगवू, जाओ। हाथ खुजला रहे थे ना? मध्यवयस्क पुरुष ने आंखें पूरी खोल दीं। जी, बॉस। कमरे में तनाव जम चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 91। जोंगवू, मकाओ के कैसीनो में एक ही रात में लगभग $300 मिलियन जीतने वाला जुआ प्रतिभा, और वही एकमात्र चीनी व्यक्ति जिसे मकाओ के सभी कैसीनो ने मिलकर प्रतिबंधित कर दिया था। जुए की दुनिया में जोंगवू सुपरस्टार स्तर का नाम था, लेकिन आरव उसे नहीं जानता था। फिर भी वह उसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा था, क्योंकि जोंगवू की मौजूदगी घोस्ट आइज से भी अधिक खतरनाक महसूस हो रही थी। ब्लैक जैक टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे। आरव ने तुरंत खेल शुरू नहीं किया, वह बस शांत बैठकर देखता रहा। जोंगवू ने लगातार 10 में 10 हाथ जीते। उसकी गणना बेहद सटीक थी, इतनी सटीक कि आरव को एक पल को लगा, क्या वह भी कार्ड देख सकता है? जोंगवू की आंखों में जुनून बढ़ता जा रहा था, मानो ये सिर्फ वार्म अप हो। दू चिंगवू चुपचाप बैठा था। कभी कभी उसकी नज़र आरव पर टिक जाती। इस बार उसका उद्देश्य साफ था। किसी ने उसे कहा था, आरव को सबक सिखाना है, और वह कोई था, दू परिवार की वास्तविक मुखिया, उसकी माँ हे याओयंग। लेकिन आरव की आंखें दू चिंगवू को असहज कर रही थीं। वह बहुत शांत था, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। दू चिंगवू को यह पसंद नहीं था। वह दबंग स्वभाव का था। जो भी उसके लिए खतरा बनता, वह उसे मिटा देता। तभी आरव बोला, अब मैं खेलूंगा। जोंगवू की आंखें चमक उठीं। डीलर ने राहत की सांस ली। वह पहले ही 10 मिलियन से अधिक हार चुकी थी। जोंगवू ने कहा, 1 मिलियन छोटा है, कुछ बड़ा खेलें। दू चिंगवू की नज़र आरव पर टिक गई। आरव शांत स्वर में बोला, 10 मिलियन। जोंगवू मुस्कुराया। ठीक है। दू चिंगवू ने काउंटर से 50 मिलियन के चिप्स मंगवाए। आरव ने सिर्फ 20 मिलियन के चिप्स लिए। बस 20। जोंगवू नाराज हुआ। आरव ठंडा मुस्कुराया, तुम्हारे लिए काफ़ी है। पहला राउंड। आरव को 21। जोंगवू हार गया। दूसरा राउंड। जोंगवू के पास 17, आरव के पास 19। फिर हार। तीसरा राउंड। फिर हार। चौथा, पांचवां। 70 मिलियन, पूरा साफ। पहले 2 राउंड में आरव सच में भाग्यशाली था, लेकिन तीसरे से खेल पूरी तरह उसके नियंत्रण में था। वह बैंकर था, देख उसके नियंत्रण में। जोंगवू चाहे जितनी गणना करे, परिणाम बदल नहीं सकता था। दू चिंगवू का चेहरा कठोर हो गया। वह उठा। जाते समय उसकी आंखों में ठंडी हत्या की झलक थी। जोंगवू भी चुपचाप पीछे चला गया। पछतावा नहीं हो रहा? पीछे से ये मेई की आवाज़ आई। वह सब देख चुकी थी। आरव शांत स्वर में बोला, मेरे पास खोने के लिए क्या है? दू परिवार ने अब खुली चुनौती दे दी थी, तो वह भी तैयार था। ये मेई ने कुछ सोचा, फिर बोली, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ वे खुलेआम कुछ नहीं करेंगे। बस उनकी गंदी चालों से सावधान रहना। आरव ने सिर झुकाया। धन्यवाद बहन। ये मेई मुस्कुराए। जब तुम मुझे बहन कहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद न करूं तो किसकी करूं? रात 11 बजे
आरव क्लब से निकला। वह अक्सर पैदल घर जाता था, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसकी पूर्वानुभूति अब पहले से कहीं तेज थी। बीप बीप, पीछे से हॉर्न की आवाज आई। पोर्शे कार, ड्राइविंग सीट पर। ये मेई, रात लंबी है, साथ चलोगे? आरव मुस्कुराया। क्यों नहीं, डर नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? ये मेई ने जवाब नहीं दिया, बस गैस दबाए। पोर्शे तीर की तरह आगे निकली। आरव लगभग आगे की विंडशील्ड से टकरा गया। उसने बेबस होकर ये मेई की ओर देखा। सुंदर महिलाएं खतरनाक भी होती हैं, लेकिन वह जानता था आज की यह सवारी सिर्फ यूं ही नहीं थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 92। ये मेई ने पोर्शे को धीरे धीरे क्यूए बार के बाहर पार्किंग में रोका। फिर वह आरव के साथ उतरकर अंदर चली गई। आरव पहले भी यहाँ आ चुका था। यहीं उसकी दूसरी बार रिया मेहरा से मुलाकात हुई थी। इस जगह की याद उसके मन में गहरी थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ये मेई उसे यहाँ लाएगी। दरवाजे पर खड़ी दो चिपाव पहने सुंदरियों की निगाहों के बीच दोनों अंदर गए। आज ये मेई ने बहुत साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन वह बेहद आकर्षक लग रही थी। काली वी नेक गॉस ड्रेस, अंदर फिटेड स्कर्ट की हल्की झलक और उसका स्वाभाविक मोहक भाव। अगर वह चाहे तो एफ सिटी के 90% पुरुष उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते। आरव की नज़र अनायास उस पर ठहर गई। ये मेई ने महसूस किया। वह मुस्कुराए। क्या हुआ छोटे भाई? दीदी अच्छी लग रही है। आरव ने गंभीरता से सोचा, फिर बोला, ठीक ठाक, इतनी सेक्सी भी नहीं। ये मेई ने आंखें घुमाईं, लेकिन उसके मन में हल्का सा आश्चर्य भी था। पहले वाला आरव थोड़ा संयमित, थोड़ा संकोची था। अब वह अधिक आत्मविश्वासी और अधिक सहज हो गया था। दोनों एक कोने में बैठ गए। ये मेई ने उंगलियां चटकाईं। 2000 की लाफित की एक बोतल, मेरे नाम पर। वेटर तुरंत समझ गया। तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाए? ये मेई ने पूछा। थोड़ा, आरव ने सच कहा। ये मेई की आंखों में हल्की उदासी झलक गई। तुम जानते हो मैं उस व्यस्त इलाके में क्यों रहती हूँ? आरव ने धीरे से कहा। पहले नहीं जानता था, अब थोड़ा समझता हूँ। ये मेई ने हल्की हंसी हंसी। मैं अकेलेपन से डरती हूँ। भीड़भाड़, लोगों की आवाज़ें, शहर की हलचल उसे जिंदा महसूस कराती थीं। आरव बोला, तो शादी कर लो। ये मेई हंस पड़ी। मेरे जैसी औरत कौन मुझे सच में चाहेगा? ज्यादातर लोग तो बस मेरा शरीर चाहते हैं। आरव शांत स्वर में बोला, जरूरी नहीं, हर इंसान एक मुखौटा पहनता है। अंदर क्या है वो बहुत कम लोग जानते हैं। ये मेई ने उसे गौर से देखा। क्या वह दिलासा दे रहा था या सच बोल रहा था? उसे उत्तर नहीं मिला। अचानक उसने पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं अब भी कुंवारी हूं तो मानोगे? आरव वाइन पी रहा था। वह लगभग खांस पड़ा। ये मेई हंसी से झुक गई। आरव ने कहा, नहीं मानूंगा। एक पल को उसकी आंखों में निराशा आई, लेकिन आरव ने आगे कहा, लेकिन अगर मुझे साबित करने दो तो शायद मान जाऊं। कैसे साबित करोगे? ये मेई ने चुनौती दी। आरव मुस्कुराया। अस्पताल जाकर टेस्ट करा लो और तुम खुद जांचोगे। नहीं। क्यों? आरव गंभीर हो गया। क्योंकि अभी मैं मरना नहीं चाहता। तुम? ये मेई सच में गुस्सा हो गई। आरव हंसते हुए बाहर भाग गया। ये मेई भी उसके पीछे दौड़ी। हरी घास के पास आरव जानबूझकर धीमा दौड़ रहा था। मैं नहीं दौड़ सकती। रुको। ये मेई हाँफ रही थी। आरव घास पर लेट गया। वह जानता था वह सच में नाराज नहीं थी। वह बस थोड़ी देर के लिए अपने अकेलेपन को भूलना चाहती थी। और शायद उसे हंसाने वाला इस शहर में बहुत कम लोग थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 93। ये मेई भी आरव के पास आकर घास पर लेट गई। उसे एहसास हुआ कि बहुत समय हो गया था जब उसने इस तरह खुलकर दौड़ लगाई हो, गुस्सा निकाला हो। सांसें सामान्य होने के बाद उसके मन में एक अजीब सी हल्कापन था। उसने धीरे से सिर घुमाया। उसकी नज़र आरव के चेहरे पर ठहर गई। अब वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी था। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो बर्फीली रात में चमकते तारे। एक पल के लिए ये मेई को लगा जैसे वह उनमें खो गई हो, लेकिन वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह तुरंत संभल गई। आरव, धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। वह समझती थी आरव ने जानबूझकर उसे छेड़ा था ताकि वह अपने अकेलेपन को भूल सके। आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा अकेलापन। उसकी माँ अस्पताल में थी,
कोई सच्चा दोस्त नहीं, उसका अकेलापन कम नहीं था। दोनों कुछ देर चुपचाप आसमान देखते रहे। कुछ देर बाद ये मेई बोली, असल में मैं भी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जो मुझे पसंद आते हैं वे कम हैं, और जो मुझे पसंद करते हैं वे मुझे छूने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ तक कि हुआंग पुडोंग भी सिर्फ देखता है, छूने की हिम्मत नहीं। क्यों? आरव ने पूछा। ये मेई मुस्कुराए, नहीं बताऊंगी। तुम हिम्मत नहीं करते तो जानने का हक भी नहीं। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, ज्यादा उकसाओ मत। तो आओ, मैं यही हूँ। उसने उंगली से इशारा किया। अगले ही पल आरव पलटा और उसे दबोच लिया। ये मेई सच में चौंक गई। उसके गाल हल्के लाल हो गए। आरव मत। आरव हंसा, फिर अचानक उठ गया। मजाक था, मैं जा रहा हूँ। वह सीधा चलता हुआ आगे बढ़ गया। ये मेई वहीं बैठी रह गई। उसके भीतर हल्की कंपकंपी थी, शर्म भी, और कुछ और भी। फिर उसने अंधेरे कोने की ओर देखा। वहां एक परछाई हिली। उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। दू चिंगवू, अब देखते हैं तुम उसे छू पाते हो या नहीं। आरव अलग रास्ते से निकल गया। वह सीधे अपने अपार्टमेंट नहीं गया। उसे अंदाजा था, अगर हमला होना है तो वहीं होगा। इसलिए उसने टैक्सी ली और पश्चिमी उपनगर की ओर गया। लेकिन वह नए विला नहीं गया। वह काली और सिया के वर्तमान विला पहुंचा। दूर से उतरकर उसने चारों ओर देखा। सिया के कमरे की लाइट बंद थी। वह सो चुकी थी। काली के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। वह शायद काम में लगी थी। दीवार लगभग 3 मीटर ऊंची थी। आरव दौड़ा, दीवार पर पैर रखा, एक झटके में ऊपर चढ़ गया, फिर अंदर कूद गया। दीवार के किनारे की पतली पाइप लाइन पकड़कर वह दूसरे मंजिल तक चढ़ गया। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। खिड़की बंद थी। उसने मोबाइल निकाला और काली को कॉल किया। अंदर से रिंगटोन सुनाई दी। यू से मी दैट यू लव मी। हेलो आरव, इतनी रात को क्यों? काली की आवाज़ धीमी थी। आरव मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, देखना चाहता था। झूठ तो कैसे मानोगी? काली ने सोचा, फिर बोली, अगर 3 सेकंड में सामने आ जाओ तो मानूंगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच में बाहर खड़ा है। आरव बोला, पर्दा खोलो। काली ने हल्के से पर्दा हटाया और वह खिड़की पर झुका मुस्कुरा रहा था। काली डर गई। उसने तुरंत पर्दा बंद किया। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया की आवाज़, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉकरोच था। कुछ देर बाद दरवाज़ा बंद हुआ। आरव बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज वह सच में उसका कॉकरोच बनकर आया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 94। सिया ने आरव को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। कुछ ही मिनटों बाद उसने फिर पर्दे हटाए, फिर खिड़की खोल दी। आरव तुरंत खिड़की से अंदर आ गया। कमरे में घुसते ही उसने सिया को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उसने उसे बाहों में भर लिया और उसके होंठों को चूम लिया। शुरू में सिया ने उसे घूरा, लेकिन जल्द ही वह उसकी शरारत के आगे हार गई। आरव मत, सिया सुन लेगी। कोई बात नहीं, धीरे बोलो, कुछ सामग्री हटाई गई है। आरव, हमने कोई सुरक्षा नहीं की। क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? कुछ देर बाद सिया लगभग आधा घंटा उसकी बाहों में लेटी रही। फिर वह शांत हुई। आरव हल्का मुस्कुराया, चिंता मत करो, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी कुछ नहीं होगा, और जब तुम चाहोगी मैं बहुत जल्दी तुम्हें माँ बना दूंगा। आरव के पास एक तरीका था, इसीलिए वह निश्चिंत था, लेकिन यह जिना से जुड़ा हुआ था। वह ये राज नहीं बता सकता था। सिया की आंखें हल्की लाल हो गईं। वह उसकी सच्चाई महसूस कर सकती थी। फिर भी उसने पूछा, सच? हाँ, मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मुझे पहले नहाना है। आरव मुस्कुराया, चलो साथ में चलते हैं। ये सुनकर सिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह तुरंत बाथरूम की तरफ भागी और दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया। आरव संतुष्ट होकर मुस्कुराया। दुनिया में सिर्फ वही उसका यह मासूम रूप देख सकता था। यह उसके लिए खुशी की बात थी। सुबह हल्की रोशनी फैल रही थी। आरव ने धीरे से आंखें खोलीं। सिया उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसका शरीर बेहद सुकून दे रहा था। आरव को लगा वह उठना नहीं चाहता। एक ही रात में वह इस एहसास का आदी हो गया था। आरव के जागते ही सिया भी जाग गई। उसके चेहरे पर खुशी थी। समय लगभग 5 बजे का था। यही उसका रोज का उठने का समय था। थोड़ी देर बाद वह हल्की दौड़ लगाकर अपार्टमेंट लौट आया। उसे चिंता नहीं थी कि युवराज के लोग घात लगाए होंगे। वह जानता था कि अभी युवराज उस पर हाथ नहीं डालेगा।
वरना रिया मेहरा की मेहनत बेकार हो जाती। अपार्टमेंट शांत था। आरव ने नए दिन की ट्रेनिंग शुरू कर दी। युवराज से मिलने से पहले उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस मुलाकात के बाद उसका विचार बदल गया। अगर जिना की मदद न हो तो आमने सामने की लड़ाई में जीत का पलड़ा शायद युवराज की तरफ झुक सकता था। युवराज ने अपने गुरु से सीखा था। उसका शरीर बेहद ताकतवर था और उसके पास भरपूर फाइटिंग स्किल थी। यही कमी अभी आरव में थी, इसलिए उसने तय किया कि कम समय में अपनी ताकत बढ़ानी होगी। तरीका उसने सोच लिया था, लेकिन अभी आजमाया नहीं था। कपड़े बदलकर उसने पूछा, जिना, अगर मैं स्यूडो ग्रेविटी स्पेस में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का अभ्यास करूं तो क्या होगा? जिना ने तुरंत जवाब दिया, निश्चित परिणाम उपलब्ध नहीं है। मेरे गणितीय डेटाबेस में इसका रिकॉर्ड नहीं है। आप पहले 2 गुना स्यूडो ग्रेविटी में प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये वही था जो आरव चाहता था। कल की ट्रेनिंग के बाद उसके दिमाग में यह विचार आया था। दोनों ही शरीर को मजबूत करने पर आधारित थे, लेकिन दोनों को मिलाने का परिणाम अज्ञात था। आदेश मिलते ही जिना ने 2 गुना स्यूडो ग्रेविटी स्पेस सक्रिय कर दिया। आरव अब 3 गुना दबाव का आदी था, इसलिए 2 गुना दबाव ज़्यादा भारी नहीं लगा। फिर भी उसने सावधानी रखी और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक शुरू की। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन 1/3 पूरा होने पर उसे थकान महसूस हुई। शरीर भारी लगने लगा। उसने जारी रखा। आधा होने पर ताकत कम पड़ने लगी। शरीर में तीव्र दर्द था, पहली बार से भी ज़्यादा। फिर भी उसने दांत भींच लिए और पूरी प्रक्रिया पूरी की। जैसे ही समाप्त हुआ, उसका शरीर ढह गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। सबसे अहम बात, इस बार पूरी प्रक्रिया में लगभग आधा घंटा लग गया। जितना आगे बढ़ता गया, उसकी गति उतनी ही धीमी होती गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 95। आरव बालकनी में ऐसे लेटा हुआ था जैसे पूरी तरह ढह गया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और सूडो ग्रेविटी स्पेस को साथ में करने से उसके शरीर की ऊर्जा इतनी ज़्यादा खत्म हो जाएगी। उसकी मौजूदा शारीरिक क्षमता के बावजूद वह बस किसी तरह टिक पाया था, लेकिन परिणाम बेहद संतोषजनक था। बालकनी में लेटे लेटे ही आरव साफ महसूस कर सकता था कि उसका शरीर तेजी से गर्म हो रहा है। जो शारीरिक कार्य पूरी तरह खत्म हो गए थे, वे बहुत तेज गति से वापस आ रहे थे। 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि आरव ने महसूस किया उसका शरीर पूरी तरह रिकवर हो चुका है और हालत पहले से भी बेहतर है। कमाल है आरव, इसे देखो। शिना ने अविश्वास भरे चेहरे से 2 आंकड़ों की ओर इशारा किया। ये दोनों आंकड़े ट्रेनिंग से पहले और बाद की तुलना थे। ट्रेनिंग से पहले ताकत 144, स्पीड 133। अब ताकत 147, स्पीड 135। ताकत में 3 अंक की वृद्धि, स्पीड में 2 अंक की वृद्धि। सामान्य रूप से हर दिन की ट्रेनिंग के बाद बस इतना ही सुधार होता था। शुरुआत के मुकाबले ये कम था, लेकिन रोज प्रगति हो रही थी। आरव को उम्मीद नहीं थी कि दोनों तकनीकों को मिलाकर उसकी दैनिक ट्रेनिंग मात्रा वास्तव में बढ़ जाएगी। प्रगति इतनी अधिक थी कि वह खुद भी हैरान था। आरव और शिना ने आंकड़ों का ध्यान से अध्ययन किया। लगता है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और सूडो ग्रेविटी स्पेस का संयोजन ताकत और स्पीड बढ़ाने में बेहद प्रभावी है, लेकिन अलग अलग अभ्यास करने से कई गुना ज़्यादा कठिन है। अपनी सोच की पुष्टि करने के लिए आरव ने दोबारा दोनों को मिलाकर अभ्यास किया। इस बार भी सुधार पिछली बार जैसा ही था। मांसपेशियों का दर्द कुछ कम था और समय लगभग 10 सेकंड कम लगा। इस खोज से आरव बेहद खुश हुआ। उसे पता था कुछ दिनों बाद यह वृद्धि दर घट सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेनिंग की गति पहले से कई गुना बढ़ गई थी और जब समय आएगा वह 3 गुना मजबूत सूडो ग्रेविटी स्पेस में अभ्यास करेगा, तब प्रभाव शायद और बेहतर होगा। तुम्हारी मौजूदा गति के हिसाब से अधिकतम 1 महीने में ताकत और स्पीड दोनों स्मॉल सक्सेस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। शिना का स्वर गंभीर था, लेकिन उत्साह भी साफ झलक रहा था। आरव का नवाचार उसकी वास्तविक वृद्धि की शुरुआत थी। एक सहायक एआई के रूप में शिना यही देखना चाहती थी। ठीक है, पहले 2 गुना सूडो ग्रेविटी के साथ जारी रखते हैं। जब सुधार की गति धीमी हो जाए, तब 3 गुना वाले के साथ प्रयास करेंगे। आरव ने निर्णय ले लिया। जैसे ही उसकी ताकत और स्पीड स्मॉल सक्सेस स्टेज तक पहुंचेगी, उसे पूरा विश्वास था
कि वह डू कंगवू को हरा सकेगा। ये सोचते ही पूरी तरह रिकवर हो चुका आरव फिर से खड़ा हो गया। बैंग बैंग। सुबह के समय उसने कुल 3 घंटे ट्रेनिंग की। अगर शिना ने याद न दिलाया होता कि उसका शरीर रिकवरी की सीमा पर है तो शायद वह और जारी रखता, लेकिन परिणाम बेहद शानदार थे। अंत में ताकत 159, स्पीड 143, पिछले 4-5 दिनों की ट्रेनिंग से भी बेहतर। अब समझ आया क्यों शिना ने कहा था कि 1 महीने से कम में वह स्मॉल सक्सेस स्टेज तक पहुंच सकता है। उसकी प्रगति शिना की अपेक्षा से भी तेज थी। ट्रेनिंग खत्म होते ही सिया का फोन आया। नई कंपनी का निर्माण शुरू हो चुका था। वह आरव को केन्यांग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन दिखाने ले जाना चाहती थी। सिया अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। बाहर से वह ठंडी दिखती थी, लेकिन आरव को देखते ही उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। आंखों में कोमलता थी। नीचे कार लेकर आने के बाद आरव ने उसे बहाने से ऊपर बुला लिया, फिर उसे बिस्तर पर दबाकर इतना छेड़ा कि वह और सह न सकी। तभी वे दोनों केन्यांग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन की ओर रवाना हुए। आरव की ड्राइविंग अब छलांगों में आगे बढ़ चुकी थी। ब्रेन डोमेन के विकास के बाद उसकी सीखने की क्षमता साधारण लोगों से कई गुना तेज थी। इस बार उसे शिना की सहायता की जरूरत नहीं थी। वह आराम से कार संभाल रहा था। उसकी ड्राइविंग लगभग सिया के बराबर थी। सिया आगे की सीट पर बैठी उसे घूर रही थी। अभी अभी की छेड़छाड़ से उसका शरीर असहज था। कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त, चेहरा लाल, यहाँ तक कि कान भी। स्वाभाविक रूप से वह नाराज थी। जब वे नई कंपनी की जमीन पर पहुंचे, निर्माण तेजी से चल रहा था। अभी सिर्फ आधारभूत ढांचा बन रहा था। पूरी कंपनी तैयार होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। सिया ने आरव को ब्लूप्रिंट दिखाया, फिर दोनों साइट के अंदर गए। निर्माण लगभग ब्लूप्रिंट के अनुसार था। समग्र शैली और संरचना वैसी ही थी जैसा आरव ने प्रस्तावित किया था। वह संतुष्ट था। जैसे ही वे बाहर निकले, एक एस्टन मार्टिन स्पोर्ट्स कार उनके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। काले ज़ेग्ना सूट में टैंग फंग बाहर आया। लग्जरी कार और उसका शालीन व्यक्तित्व एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। आरव को मानना पड़ा, युवाओं में यह एकमात्र व्यक्ति था जो उसे हल्का दबाव महसूस करा सकता था। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा भविष्य में नई कंपनी और टेयांग इलेक्ट्रिक कंपनी के बीच होगी। फिलहाल कोई नहीं मानता था कि रोंगशिन टेयांग इलेक्ट्रिक से टक्कर ले सकता है। जी, कुछ दिन पहले सुना ये जमीन तुमने खरीदी है। सोचा अफवाह होगी। टैंग फंग की आंखों में उत्साह साफ था, लेकिन आरव को देखकर वह कम हो गया। सिया ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया टैंग फंग बहाना बनाकर आया है। भाई टैंग, आपकी पत्नी अब ठीक हैं? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। पत्नी शब्द सुनते ही टैंग फंग की आंखें मंद पड़ गईं। ठीक है, बस बेवजह गुस्सा कर रही थीं। चिंता के लिए धन्यवाद। उसकी गंभीरता से आरव को थोड़ी शर्म महसूस हुई। सिया की कद्र उसकी नज़रों में और बढ़ गई। ठीक है, हमें थोड़ा काम है, फिर मिलेंगे। आरव ने सिया को हल्के से बाहों में लिया और वहां से चला गया। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ चली गई। टैंग फंग उदास खड़ा रहा। कार दूर जाती देख वह भी अपनी एस्टन मार्टिन में बैठकर चला गया। कार में आरव ने पूछा, सिया, क्या तुमने उसे पहले बहुत बुरी तरह ठुकराया था? क्यों, जलन हो रही है? सिया ने मुस्कुराकर पूछा। अ लिटिल, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे पहले जानता था। सिया हंस पड़ी। कॉलेज के 4 सालों में हर साल दर्जनों बार प्रपोज किया उसने। मैंने मना किया। कितनी बार, गिनती भूल गई। हर साल दर्जनों बार। आरव को क्षण भर शर्म आई, लेकिन टैंग फंग की दृढ़ता काबिले तारीफ थी। फिर आरव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, सिया, मुझे खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे चेस किया था। सिया ने तुरंत उसकी कमर के सबसे नर्म हिस्से को मरोड़ दिया। दर्द से आरव का चेहरा हरा पड़ गया, लेकिन दर्द में भी वह खुश था, क्योंकि सिया का मन धीरे धीरे बदल रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 96। सिया, मेरे साथ एक कार खरीदने चलो। केन्यांग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन से निकलने के बाद आरव ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस तो अभी बना नहीं है, फिर अभी कार क्यों खरीद रहे हो? सिया ने उलझन में पूछा। क्या बिना लाइसेंस मैं गाड़ी नहीं चला सकता? आरव मुस्कुराया और स्टीयरिंग की तरफ इशारा किया। सिया ने सोचा, उसकी ड्राइविंग उससे कम नहीं थी,
ठीक है, तो कौन सी कार लेनी है? अभी चलकर देख लेते हैं, वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। आरव ने सिर हिलाया। वह अचानक फैसला नहीं कर रहा था, वह पहले से तय कर चुका था। आरव ने गाड़ी मोड़ी और सूर्यानगर की मशहूर ऑटो मार्केट सिंगल स्टोन स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। यहाँ शहर के कार डीलर और ऑटो पार्ट्स की दुकानें थीं। कुल 6 4S शोरूम। उसका लक्ष्य था ऑडी 4S शोरूम। सिया इस जगह से परिचित थी, उसने अपनी ऑडी यहीं से खरीदी थी। दोनों हाथों में हाथ डाले, शोरूम के अंदर गए। हॉल में लगभग 20 कारें थीं, सभी ऑडी परिवार की, सामने से लगभग एक जैसी, लेकिन कीमतें अलग अलग। जैसे ही वे अंदर गए, एक प्रोफेशनल ड्रेस में सेल्स गर्ल उनकी तरफ आई। वह खूबसूरत थी, मेकअप थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन प्रोफेशनल लुक के साथ उसका अलग आकर्षण था। मिस गो, स्वागत है। आज कैसे आना हुआ? वह सिया को पहचानती थी। सिया जैसी खूबसूरत और बर्फ जैसी ठंडी महिला भूलना आसान नहीं था। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार खरीदने आई हूँ, इन्हें दिखाए। सिया ने आरव की ओर इशारा किया। आज उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने आरव को देखकर कहा, मिस गो, आपके बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम हैं। मुझे तो आपसे जलन हो रही है। थैंक यू। सिया खुश हुई। सेल्स गर्ल चापलूसी नहीं कर रही थी, वह सच कह रही थी। रोज कई सफल लोग आते थे, लेकिन आरव जैसा युवा और शांत व्यक्तित्व वाला ग्राहक कम ही दिखता था। हालांकि उसके लिए सबसे जरूरी था डील क्लोज करना। मिस्टर डू, नई कार किस उपयोग के लिए है? ऑफिस, ट्रैवल, घर? उसने अलग अलग मॉडल की ओर इशारा किया। पहले देख लेता हूँ। आरव मुस्कुराया। वह सिया का हाथ पकड़े कारों की ओर बढ़ गया। हर कार के पास सेल्स गर्ल इंजन, पावर, फीचर्स बताती रही, कीमत नहीं बताए। आरव बस सिर हिलाता रहा। आखिरी कार के सामने वह रुका। सिया ने उसकी आंखें देखीं। तुम्हें यही पसंद आए? हाँ, आरव ने साफ कहा। सेल्स गर्ल उत्साहित हो गई। मिस्टर डू, यह नई ऑडी A8L है, हमारे शोरूम की सबसे प्रीमियम कार। नई डिज़ाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी, एरोडायनेमिक ड्रैग सिर्फ 0.26, ऑल एल्यूमिनियम फ्रेम, कम वजन, बेहतर बैलेंस। वह विस्तार से बताती रही। आरव ध्यान से सुनता रहा। कौन सा मॉडल? ये 4.2 लीटर नोबल मॉडल है, कीमत 1.68 करोड़ रुपये। आप संतुष्ट हैं? आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अगर मुझे दूसरा मॉडल चाहिए तो कितने दिन में मिलेगा? कौन सा मॉडल, सर? 6.0 एक्सक्लूसिव नोबल। सेल्स गर्ल कुछ पल चुप रह गई। ये सीरीज का सबसे महंगा मॉडल था। उसने तुरंत कहा, कृपया 1 मिनट, मैं मैनेजर से पूछ कर आती हूँ। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगर यह डील हो गई तो उसकी कमीशन बहुत बड़ी होगी। कुछ देर बाद ऑर्डर कंफर्म हुआ। डिलीवरी में 15 दिन लगेंगे। आरव ने एडवांस पेमेंट कर दिया। वह जल्दी में नहीं था, लाइसेंस भी कुछ दिनों में आ जाएगा। शोरूम से निकलकर दोनों सिया की विला लौट आए। रास्ते में सिया ने सब्जियां खरीदीं। घर पहुंचकर वह किचन में चली गई। आरव ऊपर गया। रिया मेहरा पियानो का अभ्यास कर रही थी। उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी, लेकिन मेहनत उससे भी ज़्यादा। दिन के 24 घंटों में 8 से 12 घंटे वह पियानो पर बिताती थी, इसलिए उसका स्तर लगातार बढ़ रहा था। दोपहर के बाद आरव अस्पताल गया। फिर लगभग 3 बजे हुवांगपू क्लब पहुंचा, लेकिन आज पार्किंग में पॉश नहीं थी, सिर्फ एक हमर खड़ी थी। नंबर प्लेट बीजिंग V01। आरव रुक गया। उसे पता था ये साधारण वाहन नहीं, शिना पहले बता चुकी थी। ये सेंट्रल गार्ड ब्यूरो की कार थी। ये यहाँ क्यों? उसके मन में सवाल उठा, और एक अजीब सी आशंका भी। आरव की पूर्वानुमान क्षमता हमेशा सटीक रही थी। जब वह कैसीनो में दाखिल हुआ तो उसे समझ आ गया, उसकी आशंका सच थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 97। जब आरव कैसीनो में दाखिल हुआ तो उसने देखा सिक्योरिटी गार्ड और डीलर, सबके चेहरे अजीब थे। जब वह अपने मैनेजर ऑफिस में गया तब उसे कारण समझ आया। उसकी कुर्सी पर एक हट्टा कट्टा युवक बैठा था। उम्र लगभग 35 साल, लंबा कद, मजबूत शरीर, टाइट बनियान पहने हुए, उभरी हुई मांसपेशियां, जैसे विस्फोटक शक्ति छुपाए हों। लेकिन जिसने आरव का ध्यान खींचा वह उसकी आभा थी, लोहे जैसी ठंडी, खून और अनुशासन की गंध, हल्की हत्या की भावना। वह चुप बैठा था, फिर भी पहाड़ जैसा स्थिर। आरव का अनुमान साफ था, इसका संबंध
बीजिंग V01 नंबर वाली हमा से है। तुम आरव हो? युवक की आंखें ठंडी थीं। आवाज भी। तुम कौन हो? आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे इस तरह नीचे देखकर बात करना पसंद नहीं था। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ चेतावनी देने आया हूं। ये में से दूर रहो। अगर फिर पास दिखे तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। दोबारा हुआ तो जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाओगे। स्वर दबंग था, आभा और भी भारी। ये साधारण व्यक्ति नहीं था। फिर आरव ने शांत स्वर में पूछा। युवक चौंका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव इस दबाव में भी इतना शांत रहेगा। फिर कुछ नहीं, समय आया तो बिना हिचक मार दूंगा। हत्या अपराध है, आरव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। अपराध? युवक के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। जिसके पास मारने का लाइसेंस हो उसके लिए भी। आरव का दिल हल्का कांपा। लाइसेंस टू किल, लेकिन चेहरा स्थिर रहा। तो कैसे मारोगे? ताकि मैं मानसिक तैयारी कर सकूं। स्वर में हल्की व्यंग्य मुस्कान थी। वह जानता था अगर सामने वाला सच में मारना चाहता तो बात नहीं करता। ये बातचीत थी, दबाव बनाने की कोशिश। युवक अचानक खड़ा हो गया। मौत बुला रहे हो? खड़े होते ही उसकी आभा कई गुना बढ़ गई। आरव ने खतरा साफ महसूस किया, डुकंगवू से भी ज्यादा। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। क्या सच में मार सकते हो? पहले एक टांग तोड़ देता हूं, फिर देखता हूं कितनी अकड़ बचती है। इतना कहकर उसने मेज पर हाथ रखा। पूरा शरीर उछला, सीधे आरव के सामने उतरा। दोनों के बीच दूरी 2 मीटर से भी कम। युवक एक सिर लंबा, शरीर कई गुना चौड़ा। आरव ने तुरंत 2 कदम पीछे हटकर दूरी बनाई। वह अपनी सीमा पर रखना चाहता था। युवक अच्छा प्रतिद्वंद्वी था। अचानक युवक शेर की तरह झपटा। मुट्ठी सीधी आरव की ओर। गति बेहद तेज, लेकिन आरव की डायनेमिक विशन हर मूवमेंट पकड़ रही थी। हर कोण, हर आंख। फिर भी वह जानता था जीत की संभावना 10% से कम है। वह थोड़ा झुका, हल्के कोण से वार बचाया। साथ ही घुटना ऊपर उठा। पूरा विस्फोटक बल सीधे सामने वाले की छाती पर। युवक की आंखों में आश्चर्य। आरव की स्पीड और ताकत उम्मीद से ज्यादा थी। उसने तुरंत हथेली क्रॉस कर ब्लॉक किया। धड़ाम, भारी आवाज, घुटना हथेली से टकराया। युवक 2 कदम पीछे गया। हाथ सुन्न, सांस एक पल को अटकी। लेकिन आरव के चेहरे पर खुशी नहीं थी। ये लगभग अचानक वार था। फिर भी रोका गया। बुरा नहीं, युवक ने स्वीकार किया, आंखों में हल्की सराहना। तुम भी? आरव ने सच कहा। फिर से इस बार युवक पूरी ताकत से आया। अब वह सिखाने नहीं, पूरी लड़ाई कर रहा था। जल्द ही आरव पर दबाव बढ़ गया। हर मुक्का, हर किक, जैसे उसकी अगली चाल पड़ रही हो। ये किसी विशेष तकनीक का पैटर्न था। आरव देख पा रहा था, लेकिन रोकना कठिन था। 3 मिनट से कम में वह हार सकता था। स्पीड धीरे धीरे घट रही थी। मुट्ठियों की ताकत कम हो रही थी। आखिरकार युवक ने एक मुक्के से उसे पीछे धकेला, फिर हाथ रोक लिया। मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मार सकते। आरव ने गहरी सांस ली। हाथ पैर सुन्न थे। सच? युवक मुस्कुराया। अगले ही पल उसके हाथ में काली पिस्तौल थी, नाल सीधी। आरव के माथे पर, दूरी 1 मीटर से कम। अब भी नहीं मार सकता। ठंडी आवाज, लेकिन आरव का चेहरा वैसा ही शांत। क्या सच में जवाब जानना चाहते हो? उसकी आवाज नहीं बदली, न डर न घबराहट। युवक की आंखें सिकुड़ गईं। इस हालात में भी इतना आत्मविश्वास क्यों? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 98। क्या सच में कोशिश करना चाहते हो? युवक समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गोली नहीं चलाएगा। यह अब उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। कोशिश मैं नहीं कर रहा। तुम मुझे मार ही नहीं सकते, इस बंदूक से भी नहीं। आरव की आवाज ठंडी थी, लेकिन पूरी तरह निश्चित। युवक की आंखें सख्त हो गईं। ठीक है, शर्त लगाते हैं। अगर तुम नहीं बच पाए तो मैं सच में मार दूंगा। अगर बच गए तो आज के बाद येमे के मामले में मैं दखल नहीं दूंगा। ठीक है, आरव ने बिना सोचे जवाब दिया। वह येमे को नहीं छोड़ सकता था। युवक ने मैगजीन से एक गोली निकाली। ध्यान से देखो, जैसे ही यह गोली जमीन छुएगी मैं फायर करूंगा। उसने उंगली से गोली उछाली। गोली छत से टकराए, फिर नीचे गिरने लगी। आरव की नज़र गोली पर नहीं थी, उसकी नज़र बंदूक पकड़ने वाले हाथ पर थी। कमरा पूरी तरह शांत। टन, जैसे ही गोली जमीन से टकराए, युवक ने ट्रिगर दबाया। आरव भी उसी क्षण हिला। उसे साफ देखा,
उंगलियों की मांसपेशियों का हर मूवमेंट, काली नाल से हल्की चिंगारी। उस पल उसका शरीर स्वतः प्रतिक्रिया कर चुका था। शिना ने पूर्ण नियंत्रण लिया। गोली उसके कनपटी के पास से गुजरी। गर्म हवा की लहर उसने महसूस की, लेकिन खतरा नहीं था। युवक की आंखों में आश्चर्य। इतनी कम दूरी से कोई गोली बचा ले, उसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसी क्षण आरव की मुट्ठी उसके पेट पर जोर से पड़ी। भयंकर टक्कर। युवक 5 कदम पीछे गया, डेस्क से टकराया। पेट की मांसपेशियां मजबूत थीं, फिर भी दर्द सीधे नसों तक पहुंचा। वह गिरा नहीं, लेकिन परिणाम साफ था। आरव जीत गया, तुम हार गए। अब शरीर पर उसका खुद का नियंत्रण था। अगर शिना न होती, वह ये जोखिम नहीं लेता। पहले वह 100% आश्वस्त नहीं होता, लेकिन अब उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ चुकी थी। सिर पर सीधे निशाना न हो तो 90% से ज्यादा संभावना थी बचने की। युवक ने गहरी सांस ली, बंदूक वापस रखी, आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया। मैं टाई जून हूँ, दोस्त बन सकते हैं। आरव मुस्कुराया, उसने हाथ मिलाया। तुम मेरा नाम जानते थे? टाई जून ने गंभीर स्वर में कहा। ये मेरे घर पर है, मैं नहीं जाऊंगा। उसे बता देना, टाई परिवार अब उसके मामलों में दखल नहीं देगा। मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। ठीक है, टाई जून ने नंबर दिया। कभी राजधानी आओ तो मुकाबला फिर करेंगे। जरूर। वह चला गया। जैसे आया था वैसे ही आरव सीधे येमे के अपार्टमेंट पहुंचा। लिफ्ट से 16वीं मंजिल, दरवाजे के पास येमे सिगरेट लिए खड़ी थी। दोनों के बीच दूरी 5 मीटर से कम। टाई जून ने कहा, वह तुम्हारी खुशी चाहता है और अब तुम्हारे मामलों में दखल नहीं होगा। येमे ने लंबा कश लिया, उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। तुमने फिर मुझे चौंका दिया, और यह सुखद आश्चर्य है। आरव मुस्कुराया, तुमने भी, और वह भी सुखद। टाई जून की पहचान से उसे समझ आ गया था, येमे साधारण नहीं है। येमे ने विषय बदला, उंगली से इशारा किया, इधर आओ। आरव पास गया, वह उसके कान के पास झुकी। धीमी, मोहक आवाज, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। कैसे? येमे की खुशबू उसके पास थी। उसने सिगरेट फेंकी, बाहें उसके गले में डालीं, और होंठ उसके होंठों से मिला दिए। कुछ क्षण बाद सांस रुकने पर वह अलग हुई। आरव के होंठों पर हल्की मुस्कान। मैं ज्यादा पैसिव नहीं रहना पसंद करता। वह उसे अंदर ले गया, दरवाजा बंद किया। अचानक जीभ पर हल्का दर्द, येमे ने हल्का काट लिया था। वह मुस्कुराते हुए अलग हुई। कम लगा, इसे ब्याज समझ लो, यह मेरा पहला किस था। उसकी आंखों में सच्ची खुशी थी। आरव ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं याद रखूंगा। कभी लौटाना पड़ेगा, जब तक मैं भूलूं नहीं। लौटा दूंगी। फिर वह ज्यादा नहीं रुकी। दोनों बाहर निकले, पॉश में बैठकर हुवैंकू क्लब की ओर चल दिए। साइड सीट पर बैठा आरव उसे देख रहा था। वह हल्का हल्का गुनगुना रही थी। उसके मन में अनजाना सुकून था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 99। हुवैंकू क्लब पहुंचे तो येमे ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर आरव को आंख मारी और सीधे 5वीं मंजिल चली गई। आरव 4थी मंजिल अपने मैनेजर ऑफिस में लौट आया। टाई जून की छोड़ी हुई 2 गोलियां अभी भी वहीं थीं, एक सही, एक खाली। कुछ सोचकर आरव ने दोनों गोलियां ड्रॉअर में रख दीं। फिर वह विजडम फील्ड की पढ़ाई में लग गया। अब उसका ज्यादातर अध्ययन हुवैंकू क्लब में होता था। दिन में समय नहीं मिलता था, यहाँ उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। कभी कभी स्थानीय बड़े लोगों से बातचीत, बाकी समय सीखने के लिए पर्याप्त था। रात लगभग 8 बजे उसे एक फोन आया। कॉलर टैंग फंग। वह बस साथ में कुछ ड्रिंक लेना चाहता था। आरव ने उसे तीसरी मंजिल पर बुला लिया। तीसरी मंजिल प्राइवेट बार थी, दिन में शांत, रात में भीड़। चौथी मंजिल वीआईपी कैसीनो। तीसरी मंजिल साधारण मेंबर का पसंदीदा स्थान, 1 लाख रुपये की मेंबरशिप, उच्च स्तर की सेवा, इसलिए यहाँ सदस्य वीआईपी से 5 गुना अधिक थे। बार की मैनेजर जो में 30 की उम्र, सुंदर नहीं लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व। वह आरव को पहचानती थी। उसने तुरंत महंगी रेड वाइन और स्नैक्स भिजवाए। आरव ने बस सिर हिलाया। टैंग फंग ज्यादा देर नहीं लगा, वह आया। 1 मिलियन देकर वीआईपी कार्ड बनवाया। बैठते ही मुस्कुराया, ये वाइन सच में महंगी है। वह कार्ड जेब में रखता हुआ बोला। आज उसका व्यक्तित्व पूरी तरह आत्मविश्वासी था। पहले 2 बार सिया के सामने वह अलग दिखता था, आज यह असली टैंग फंग था।
सिर्फ शिकायत करने आए हो? आरव ने वाइन डाली। टैंग फंग हल्का मुस्कुराया। असल में मैं देखना चाहता था जी ने किस तरह के आदमी को चुना है। अनुभव लेने आए हो? देर हो चुकी है। उसकी आंखों में हल्की उदासी। 4 साल में मैंने 127 बार प्रपोज किया। 96 बार उसने खुद मना किया। बाकी 31 बार उसकी रूममेट ने, ली रैन ने 13 बार। उसे सब याद था। जानते हुए भी क्यों पीछा करते रहे? आरव ने पूछा। या तो हार या जीत, 50-50 संभावना। मैं इसी सोच पर अड़ा रहा। वह मुस्कुराया, लेकिन स्वर गंभीर था। कुछ पल चुप्पी। तुम जी को कब से जानते हो? 1 महीने से भी कम। मानोगे? मानता हूँ। आरव चौंका। क्यों? मैंने 4 साल पीछा किया। उसने कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखा। समय मायने नहीं रखता। आरव ने सिर हिलाया। कुछ चीजें जैसे ऊपर से तय होती हैं। टैंग फंग आधे घंटे में चला गया। जैसे पुराने दोस्त साधारण बातें करके विदा होते हैं। आरव समझ गया, वह दुश्मनी नहीं, संदेश देने आया था। रात 11 के बाद आरव निकला। घर नहीं गया, सिया की विला की ओर चला। तभी सिया का फोन आया। रिया मेहरा को डरावना सपना आया था। वह सिया के पास सो गई थी। सिया बाथरूम से धीरे आवाज में बोली, आज मत आना। आरव ने टैक्सी का रूट बदल दिया। सनशाइन अपार्टमेंट लौट गया। अगली सुबह नई ट्रेनिंग शुरू। टाई जून से मुकाबले के बाद उसे अंतर साफ समझ आया। ताकत और स्पीड कम नहीं थी, लेकिन तकनीक में वह शून्य था। टाई जून पैटर्न के साथ लड़ता था, वह हाथ पैर बांध देता था। इसलिए अब आरव को स्किल फील्ड सीखने की तीव्र इच्छा थी। लेकिन पहले ताकत और स्पीड, स्मॉल सक्सेस स्टेज तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए कठोर ट्रेनिंग। अगले कुछ दिन वह रिया मेहरा के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा, उसे बुरे सपनों से निकालने के लिए। दिन में शॉपिंग, शाम को संगीत। कुछ रातें वह उसके साथ सोया, लेकिन धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई। कभी कभी खुद आरव के पास सोने आ जाती, जिससे आरव को अपनी योजना फिलहाल छोड़नी पड़ी। इस दौरान उसने ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लिया। 1 हफ्ते बाद मिलेगा। नई ऑडी भी लगभग उसी समय आएगी। नई कंपनी का निर्माण योजना के अनुसार चल रहा था। 3 महीने में पूरा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और सूडो ग्रेविटी स्पेस का संयोजन असाधारण परिणाम दे रहा था। 1 हफ्ते से कम समय में ताकत और स्पीड 200 से ऊपर पहुंच गई। 300 दूर नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। चैप्टर 100। बालकनी में आरव ने अपनी ऊपर की शर्ट उतार दी थी। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बाद उसकी मांसपेशियां बहुत भारी नहीं थीं, लेकिन बिल्कुल तराशी हुई। कोई अतिरिक्त चर्बी नहीं। उसके दांत भींचे हुए थे। माथे से पसीने की मोटी बूंदें लगातार गिर रही थीं। चेहरा थोड़ा पीला, हल्की लाली भी। वह अभी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के पहले स्तर पर था। प्रगति का 5वां हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन शरीर पहले ही पूरी तरह थक चुका था। दिल में भारी थकान, मांसपेशियों में खिंचाव, जैसे शरीर फट रहा हो। फिर भी वह डटा रहा, लेकिन इस बार 3 गुना सूडो ग्रेविटी स्पेस के साथ अभ्यास करते हुए 1/3 भी पूरा नहीं हुआ कि उसका शरीर जैसे किसी भारी आघात से टकराया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर, आपका शरीर अभी 3 गुना सूडो ग्रेविटी और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का संयोजन सहन नहीं कर पा रहा। 2 गुना पर वापस आ जाए। शिना तुरंत बोली। साथ ही वह आंकड़ों की तुलना देख रही थी। इस 1 हफ्ते में ताकत 229, स्पीड 211, लेकिन इस अधूरे अभ्यास में भी दोनों में हल्की वृद्धि हुई थी। मतलब अगर 3 गुना ग्रेविटी में पूरा चक्र पूरा हो जाए तो परिणाम असाधारण होंगे। मैं फिर कोशिश करूंगा। पहली बार था, आदत नहीं थी। इस बार समस्या नहीं होगी। आरव का चेहरा दृढ़ था। वह नहीं रुका। शरीर रिकवर हुआ। वह फिर खड़ा हो गया। दूसरी कोशिश। इस बार 80% तक पहुंचा, फिर गिर पड़ा, लेकिन परिणाम बेहतर। ताकत जोड़ 3, स्पीड जोड़ 2। अगर पूरा हो जाए तो कम से कम जोड़ 5 और जोड़ 4। यह उसके लिए प्रबल प्रेरणा थी। तीसरी कोशिश। शरीर टूटने जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन अंततः उसने पूरा कर लिया। क्षण भर के लिए उसे लगा वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन परिणाम ताकत जोड़ 6, स्पीड जोड़ 5। अब स्मॉल सक्सेस दूर नहीं था। जब वह स्तर आएगा, वह स्किल फील्ड में टाई ची, 1 इंच पंच, विंग चुन सीख सकेगा।
फिर अगर ताई जून से सामना हुआ तो शिना की मदद के बिना भी वह जीत सकता था। अगले कुछ दिन पूरा ध्यान ट्रेनिंग पर। 8वें दिन ताकत 318, स्पीड 300, स्मॉल सक्सेस रेल्म प्राप्त, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और सूडो ग्रेविटी अभ्यास अस्थायी रूप से रोका गया। अगली सुबह आरव ने सफ़ेद ट्रेनिंग ड्रेस पहनी, बालकनी में खड़ा। मास्टर, आज स्किल फील्ड शुरू। शिना उत्साहित थी। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, तैयार हूँ। स्किल फील्ड व्यापक है, परंपरागत मार्शल आर्ट्स या आधुनिक फाइटिंग स्किल्स। स्क्रीन पर अनगिनत श्रेणियां उभरी। पहले ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स। शिना ने तुरंत 2 वीडियो दिखाए, टाई ची और टाइगर सबड्यूइंग आहट फिस्ट। एक कोमल, एक प्रचंड। टाई ची कोमलता, आहट फिस्ट कठोरता, दोनों से संतुलन बनेगा। आरव ने सहमति दी। तो शुरू करें। अभी नहीं, पहले बेसिक प्रैक्टिस। क्या? हॉर्स डांस। नया वीडियो उभरा। हर पारंपरिक कला की नींव। 3 साल का अभ्यास भी कम नहीं। यह एसेंस ची स्पिरिट को संतुलित करता है। मन और चेतना का नियंत्रण, रक्त प्रवाह का संतुलन। आरव ने सिर हिलाया। उसे टाई जून की स्थिर नींव याद आई। ठीक है, अभी हॉर्स डांस। शिना ने निर्देश दिए। पैर समानांतर, 3 फीट दूरी, घुटने बाहर, जांघ जमीन के समानांतर, कमर गोल। आरव ने सटीक मुद्रा बना ली। उसकी शारीरिक लचीलापन मजबूत था। 5 मिनट बाद भी कोई कठिनाई नहीं। शिना, क्या इसे सूडो ग्रेविटी के साथ करें? सबसे जरूरी है मन को शांत करना। एसेंस, एनर्जी, स्पिरिट का संतुलन। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन बोला, 2 गुना सूडो ग्रेविटी चालू करो। ठीक है मास्टर। अगले ही क्षण शरीर अचानक भारी हो गया। दबाव कई गुना बढ़ गया। हॉर्स डांस अब असली परीक्षा बनने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।